हेलो, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन अपनी क्लास में। कैसे हैं सब। आई थिंक ये जो वीडियोस हैं आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। आपको जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज का। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत से लोअर से लेकर हायर एग्जाम्स तक कवर होते हैं। प्लस यहाँ से जो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से जुड़े हुए भी क्वेश्चन रहते हैं, डिजीज से जुड़े हुए, क्योंकि रोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे ही एग्जाम कवर करता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। ये आप जितने भी एग्जाम्स कवर देखे होंगे आपने, चाहे जीवन में जितने एग्जाम्स हो, चाहे आपने लो लेवल का एग्जाम दिया हो, चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम या इसमें जाएंगे, तो आपको डिजीज से जुड़ा हुआ टॉपिक या क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और साइंस एंड टेक में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हम जो अब डिस्कस करें, पिछली क्लास में ऑलरेडी आई डिस्कस यू द डिजीज आर ऑफ टू काइंड, राइट। द अकॉर्डिंग टू द, एक तो होती है जो बाय बर्थ होती है, एक होती है जो कि जीवन काल में होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि जो बाय बर्थ होने वाली डिजीज है दैट्स रिलेटेड विद द क्रोमोसोम एंड दे आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और इन डिजीज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, दैट्स अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एज वेल एज जेनेटिक जीन्स एबनॉर्मलिटीज। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बदलाव आने के कारण। और क्रोमोसोम्स वी नो दैट इट इज ऑफ टू काइंड क्रोमोसोम, वन इज ऑटोसोम, अदर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इफ बोथ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मे बी चेंज्ड दैट मे कॉज अ सीवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सीवियर जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हमने डिस्कशन किए थे कुछ एग्जांपल, सपोज ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स है उसमें बदलाव आ जाता है, तो वी हैव अ डिजीज लाइक मंगोलिज्म, जो बीमारी हमने डिस्कस की थी, दैट्स कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म जिसको कहा जाता है, ये भी इससे हो सकता है। और आपको बताया था टू द 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाने के कारण होता है कंडीशन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपसे जो एक और डिजीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको जो क्वेश्चंस दिए थे याद होगा, बहुत से ऐसी चीजें हमने जो डिस्कस की थी कि उसमें आपको जो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमने बताए थे कि जैसे कैलन-फेल्टर सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम्स हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मेनली यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो सेक्स क्रोमोसोम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कौन सा बदलाव आया है ना, तो उसमें कौन से एक्स क्रोमोसोम में, XY क्रोमोसोम में कितने चेंजेस आ रही है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन था। कैलन-फेल्टर सिंड्रोम इज रिलेटेड विद मेल चिल्ड्रन और टर्नर सिंड्रोम इज रिलेटेड विद गर्ल चाइल्ड के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर क्रोमोसोमल के साथ साथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जीन्स के जो सीक्वेंस है या जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाता है, याद होगा हम डिस्कस किया जीन्स म्यूटेशन के साथ जुड़े हुए जो डिजीज है, लाइक द क्रोमोसोमल म्यूटेशन के साथ जुड़ा हुआ बात करें ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ, तो उसमें हमने कुछ डिजीज आपसे डिस्कस की थी, है ना, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। तो आपको बताया था जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें आरबीसीज का जो शेप है वो सिकल शेप हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, तो इसके कारण ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है ऐसे पर्सन की, ऐसे बच्चे की। तो ये सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट था, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा आपको थैलेसीमिया नाम का रोग भी डिस्कस किया था। जो थैलेसीमिया जो डिजीज है इट इज डिस्कवर्ड बाय द कूले ने इसको डिस्कवर किया था। सो इस थैलेसीमिया इज आल्सो नोन एज कूलिस एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। कूलिस एनीमिया किसे कहा गया, तो कूलिस एनीमिया इज थैलेसीमिया के लिए कहा जाता है। सो थैलेसीमिया यानी अब आप देखिए एनीमिया हमारे पास अलग अलग प्रकार का है। एक सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया इज डिफरेंट। सिकल सेल एनीमिया ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप सब जानते हैं। और जो सिकल सेल एनीमिया इसमें आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक एनीमिया है विच इज कॉल्ड थैलेसीमिया, जिसको हम कूलिस एनीमिया कहते हैं। कूलिस एनीमिया क्वेश्चन आया है एग्जाम में, विच वन इज द फॉलोइंग कॉल्ड कूलिस एनीमिया। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कूलिस एनीमिया क्या होता है। तो कूलिस एनीमिया इज नथिंग बट थैलेसीमिया को ही कूलिस एनीमिया कहा गया, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि इसका आइडिया जो था कूलिस ने दिया था, इसलिए इसका नाम कूलिस एनीमिया हुआ। इसके साथ हमने एक एनीमिया, ये दोनों ही एनीमिया का जेनेटिक रिलेटेड है, ऑटोसोमल इश्यूज का है। और तीसरा जो एनीमिया है वो सिंपल एनीमिया शब्द हम यूज करते हैं, और इट्स अ डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब आयरन की डेफिशिएंसी होने के कारण हमें एनीमिया हो जाता है। तो वह एनीमिया लगता है, दैट एनीमिया कैन बी क्योरेबल, उसको हम कर सकते हैं। बट जो जेनेटिक वाला है इसमें जेनेटिक कंसेप्ट जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये चीजें अलग अलग हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि कूलिस एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, और सिंपल नॉर्मल एनीमिया क्या है, ठीक है। जो नॉर्मल एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण है, और वो जो है डेफिशिएंसी के कारण जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर जाएगा। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद हमने आपसे जो डिस्कस किया था ये जो सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस के साथ जुड़े क्वेश्चंस भी रहे थे। तो सेक्स क्रोमोसोम के अगर जीन्स, जो सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं, अगर वो म्यूटेट कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं, म्यूटेशन करते हैं, तो म्यूटेशन करते हैं तो उसके कारण भी हमें डिजीज हो सकती है। तो उसके कारण होने वाले जो रोग थे लाइक हीमोफीलिया, याद होगा हमने डिस्कस किया था, हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, उसको हम ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। तो यानी जिन लोगों को लगातार ब्लीडिंग होती है कॉल्ड ब्लीडर्स, उनको ब्लीडिंग कहा जाता है। प्लस इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। क्यों कहेंगे रॉयल डिजीज? क्योंकि इसका जो आइडिया है, ठीक है, जो रॉयल डिजीज इसलिए क्योंकि इसको सबसे पहले जो विक्टोरिया जो क्वीन है ब्रिटेन की, उसकी फैमिली में इस रोग को देखा गया, और क्योंकि वो रॉयल फैमिली है इसलिए इसका नाम रॉयल डिजीज रखा गया। तो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा आपके लिए कि रॉयल डिजीज क्या है। तो रॉयल डिजीज इज नथिंग बट कॉल्ड हीमोफीलिया को ही रॉयल डिजीज कहते हैं। अब हीमोफीलिया नाम से समझ में आ रहा है, हीमो मीन्स ब्लड, फीलिया मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स टुवर्ड्स आउटसाइड द बॉडी। तो दैट मीन्स यानी इफ वी हैव अ माइनर कट और माइनर इंजरीज इन अवर बॉडी पार्ट, सो देयर इज अ कंटिन्यू, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यू आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। तो यानी अगर चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से लगातार खून का बहाव बाहर की होने लगता है, और अगर एक खून लगातार बाहर बहता रहे तो कंडीशन जनरेट विच इज कॉल्ड हीमोरेज, ब्लड हीमोरेज कंडीशन आ सकती है। सो ब्लड हीमोरेज कंडीशन जो है बहुत ही घातक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। और क्योंकि ब्लड, आपको बताया था मैंने ब्लड टॉपिक में कि ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बॉडी। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए या ब्लड खत्म हो जाए बॉडी से, तो हमारी होल बॉडी का जो हमारे जो इंटरनल सिस्टम है हमारी बॉडी का पूरा चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद मृत्यु निश्चित हो जाती है। क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे इंटरनल मेटाबॉलिज्म को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंटरनल हार्मोन्स या उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, पूरा हमारा इंटरनल जो इकोसिस्टम उसको मेंटेन करता है। इसलिए बहुत ही, अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाए, कमी हो जाए, खत्म हो जाए ब्लड, तो मृत्यु हो जाती है। सो इसलिए बहुत ही घातक रोग है हीमोफीलिया। तो अगर ऐसे व्यक्ति का कोई सर्जरी होना परफॉर्म होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति की सर्जरी करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट इज हीमोफीलिया के बाद हमने डिस्कस किया था दिस इज कॉल्ड द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, इन बीमारियों की चीज ध्यान देने वाली थी, हमने बताया था आपको हीमोफीलिया हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, क्योंकि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। यानी इसमें व्यक्ति का जो सेक्स है, यानी कि सेक्स का मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इसमें अधिकतर जो केसेस है मेल आर द सफरर, मेल जो होते हैं वो सफरर होते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं दे आर द कैरियर, उनको वेक्टर कहते हैं। यानी वो सिर्फ बीमारी को कैरी ऑन करती हैं, एक अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करती हैं, इफ दे आर द कैरियर। क्योंकि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक बार फिर से पैटर्न को समझ लेते हैं, एक छोटा सा इसमें भी आपको देते हैं, एक छोटा रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो जब देखिए इसको, now we see sex linked inheritance. तो दिस इज लिंक सहलंगन, तो लिंग सहलंगन रोग की अगर बात करें तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, याद होगा मैं बच्चों डिस्कस किया था, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, राइट, सेक्स क्रोमोसोम एज वी नो दैट XX और XY, XY फॉर द मेल के लिए और XX फॉर द गर्ल्स के लिए, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। सो अगर XX क्रोमोसोम में अगर उसके जो जीन्स होते हैं अगर उनमें बदलाव आ जाता है, उनमें चेंजेस आ जाती है, तो डिजीज जो होगी वो आगे पास ऑन होगी, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होगी, सिर्फ गर्ल्स के लिए। अदरवाइज जो मेल होते हैं अगर उनका एक जीन भी, यानी एक क्रोमोसोम X वाला भी अगर प्रॉब्लम में है, यानी उसमें म्यूटेंट जीन पाया जा रहा है, तो दे आर द सफरर, तब वो सफरर हो जाएंगे। एक बार कंसेप्ट को फिर से देखें, मान के चले ये X क्रोमोसोम हमारे पास है, तो XX दोनों में, और डू रिमेंबर ये जो सेक्स लिंक जो डिजीज के जो जीन होता है, चाहे वो हीमोफीलिया हो, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया
राइट। तो हीमोफीलिया और रॉयल डिजीज, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं और इट इज आल्सो नोन एज अ ब्लीडर्स डिजीज। ये इसके अलग अलग नाम है, राइट। अगर आप देखें कि अगर इसमें XX और XY का कंसेप्ट है, तो अगर X क्रोमोसोम पर अगर सपोज जस्ट वी इमेजिन हीमोफीलिया से जो हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, सपोज इट इज H हमने माना, जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसकी शेप H होती है या H अल्फाबेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी अज्यूम दैट कि द जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया, सपोज इट इज, वी जस्ट अजम्पशन वी जस्ट टेक इट इज द H, तो H फॉर्म में हम लेते हैं। तो सपोज हमने इसको H ले लिया, तो जीन वी नो दैट दे आर अटैच ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम से इन पे अटैच होता है। तो सपोज H जीन इज अटैच ऑन द X क्रोमोसोम एंड सेकेंड X क्रोमोसोम जो है इट इज विदाउट H, इस पे H जीन नहीं है, यानी जो म्यूटेंट जीन हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ एक X क्रोमोसोम पे अटैच है और दूसरा X जो है इस पे फ्री है, यानी उस पर ये जीन जुड़ा हुआ नहीं है। देयर दैट क्रोमोसोम इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम, तो ठीक है, वो डिफेक्टिव क्रोमोसोम नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में जो गर्ल चाइल्ड होगा या जो वीमन होगी वो इसमें कैरियर कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी, क्योंकि जो एक X है वो दूसरे H के उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा। तो यहां पर शी इज अ वेक्टर और कैरियर, वो इस रोग की यानी हीमोफीलिया की कैरियर होगी, हीमोफीलिया की वाहक। दूसरी ओर अगर इस X पे यानी मेल केस में अगर एक X पे H नाम का जीन इस पे प्रेजेंट है, क्योंकि दिस जीन इज रिलेटेड विद द X क्रोमोसोम, ठीक है, ये Y से जुड़ा हुआ नहीं है, H पे है, X पे है। तो अगर यहां पर ओनली वन X इज अवेलेबल, X पे ऊपर एक H जीन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंट है, तो अब इस केस में अब यहां पर जो मेल होगा वो डिजीज होगा, उसको रोग होगा, यानी रोगी मेल। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि खाली एक H जो है एक X पे है तो यहां पे मेल रोगी हो जाता है, लेकिन वीमन जो है अगर उसके X के ऊपर H अवेलेबल है, नाउ शी इज ओनली सफरर, शी हैज नो सिम्टम ऑफ द डिजीज बट शी कैन पास ऑन द डिजीज टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी उसको खुद को रोग नहीं है या उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है हीमोफीलिया का, बट शी कैन पास ऑन द डिजीज, यानी वो अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर बीमारी को पास ऑन करेगी। तो सच पर्सन इज नोन एज अ वेक्टर और दे आर कॉल्ड कैरियर, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देनी है। अब आपके पास ये दो पर्सन है, अब क्वेश्चन आपको दिया जाता है, यदि जो कैरियर वीमन है, हीमोफीलिक कैरियर वीमन, ठीक है, मैरिड टू द डिजीज्ड मैन, हीमोफीलिक मैन, देन व्हाट डू यू से अबाउट देयर जनरेशन या व्हाट डू यू से अबाउट देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी एक हीमोफीलिया की वाहक महिला की शादी एक हीमोफीलिक मेल के साथ हो जाती है, यानी रोगी के साथ हो जाती है, तो आप उनके संतानों के विषय में क्या कह सकते हैं? क्या सभी हीमोफीलिक होंगे या सभी लड़के हीमोफीलिक होंगे या सभी लड़कियां हीमोफीलिक होंगी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चॉइसेस बनती हैं, तो करने का तरीका बहुत आसान होगा। करना क्या आपने इसमें, देखिए जैसे आपके पास लिखा है तो ये क्या होगा, हीमोफीलिक हो गया, जिससे कैरियर होगी, वेक्टर होगी हमारे पास, ये वेक्टर है, और यहां पर क्या है, ये रोगी है, ठीक है, ये रोगी मेल है। अब आप देखें, जब नेचुरली जो व्यक्ति अडल्ट होता है तो उसकी जन्म कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, और आपको मालूम है 10 to 12 ईयर्स में जन्म कोशिका मेल फीमेल में आरंभ हो जाती है। FSH, LH इन सब के प्रभाव से, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनके प्रभाव से सेक्स सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। अब जब सेक्स सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं तो वीमन के अंदर ओवा बनेगा, यानी ओवम बनेगा, और जो मेल होगा उसके अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म सेल्स बनते हैं। अब आप देखें कि अगर ये बनते हैं तो आप सब जानते हैं, क्योंकि ये मेंडल का नियम होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको फॉलो करेंगे तो जिसके कारण क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। जब गैमेट्स बनाएंगे तो सपोज यहां पर एक क्रोमोसोम जो X था वो डिफेक्टिव चला गया, H वाला, और दूसरा क्रोमोसोम X जो है वो नॉर्मल है, तो दैट मीन्स ये ओवा बने एक महिला में। दूसरी ओर जो मेल है, इसके अंदर दो जो शुक्राणु बनेंगे, वी नो दैट एक जीन चला गया डिफेक्टिव वाला, और दूसरा जो Y क्रोमोसोम है वो है नॉर्मल वाला, तो ये क्या बन गए, स्पर्म सेल। अब आप देखें, जब इनकी वी कैन से दैट निषेचन होगा,
निषेचन प्रक्रिया होगी, तो निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनने वाला है देखिए जरा ध्यान से। जब इनमें निषेचन होगा तो उसको करने के लिए आप एक स्क्वायर बना सकते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये बनाएंगे। अब यहां पर दिस इज साइन फॉर द मेल, ये मेल का साइन है, और दिस इज साइन फॉर द फीमेल, ये फीमेल का साइन होता है। ये जो हमारे जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, तो मेल और फीमेल के साइन से स्पेस हम डिनोट करते हैं। अब मान के चलें मेल के जो शुक्राणु हैं, दीज आर 2 स्पर्म सेल्स, एक में H नाम का जीन है डिफेक्टिव और दूसरा Y क्रोमोसोम इज नॉर्मल। फीमेल के अंदर एक X जो है H डिफेक्टिव है और दूसरा X क्रोमोसोम नॉर्मल है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें शॉर्टकट मेथड से, XH इंटू XH क्या आएगा, XH XH, ठीक है। अब देन XH इंटू Y, देन XH इंटू X एंड X एंड Y। अब आपने देखी ये हमारे पास कॉम्बिनेशन निकलता है, एंड दिस है प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। ये नहीं कि पहला बेबी XH XH वाला होगा, दूसरा बेबी जो है वो XHY होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, यानी आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो उसके मुताबिक इवेंट्स के चांसेस हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, इट मे बी हैपन। तो यानी अगर फर्स्ट डिफेक्टिव जीन ही दोनों महिला के और पुरुष के जो स्पर्म और ओवम है, अगर दोनों ही डिफेक्टिव जीन वाले हैं, अगर वो निषेचित हो जाते हैं आपस में, देन जो बेबी होगा वो XH XH वाला होगा। और यहां पर XH XH क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम X वालों पे H नाम का डिफेक्टिव जीन आ गया। अब इस केस में ये जो डॉटर होगी वो रोगी होगी, यानी डॉटर रोगी है, क्योंकि जब उसके दोनों ही क्रोमोसोम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, H नाम के जीन्स के द्वारा प्रभावित होंगे, तो यहां पर जो महिला होगी वो रोगी होगी, यानी उसको H जीन जो उसपे अवेलेबल होंगे दोनों क्रोमोसोम पे, अब उसको डिजीज कहेंगे। तो शी इज डिजीज हीमोफिलिक वीमन, अब वो हीमोफिलिक वीमन हो गई। दूसरी ओर जो अब यहां पे देखें, इसमें एक H है, दूसरा नॉर्मल Y है, लेकिन स्टिल ये जो इसका जो सन होगा वो क्या है, रोगी, क्योंकि आई टोल्ड यू यहां पे एक H में डिफेक्टिव होगा तो भी क्या होगा, रोगी। तो यानी डिजीज्ड सन, यानी इसका हीमोफिलिक बेटा है, ये हीमोफिलिक, तो इनका जो सन है वो हीमोफिलिक हो गया। देन इसके बाद अब यहां पे देखें दो, एक एस है, एक एस नॉर्मल है, तो दैट मीन्स अब ये क्या होगा, कैरियर, यानी वाहक फीमेल। तो उसकी जो डॉटर है वो वाहक होगी, उसको रोग नहीं है, बट स्टिल शी हैज अ डिफेक्टिव जीन, यानी XH वाला डिफेक्टिव जीन है, क्रोमोसोम है उसके पास, तो शी कैन पास ऑन दैट जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगी और बीमारी फैला सकती है। जबकि एक बेटा जो है वो नॉर्मल है, तो इट्स अ नॉर्मल सन है इसका, उसको रोग नहीं है। अब इसका प्रोबेबिलिटी देखिए आप क्या बना, इसमें लड़की भी रोगी है, लड़का भी रोगी है, उसका चांसेस हो सकता है, और एक वाहक बन सकती है बिटिया, और एक लड़का जो इसका नॉर्मल होगा। तो ऐसे केस में वी कैन से दैट, क्योंकि सारे बेटे रोगी नहीं है, सारी बेटियां रोगी नहीं है, तो एक बेटा एक बेटी रोगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द जनरेशन इज डिजीज। तो इसका मतलब इसकी आधी जो संतानें हैं वो रोगी हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका जो चॉइस बनता है आपका हाफ ऑफ द जनरेशन डिजीज, ये होगा, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद एक और हम ऑप्शन लेते हैं, मान के चले कि अगर एक डिजीज हीमोफिलिक वीमन की शादी, या हम मान के चले एक जो डिजीज मेल है मैरिड टू द नॉर्मल वीमन से शादी कर जाता है, तो अगर क्वेश्चन दिया गया कि हीमोफिलिक पुरुष की शादी एक सामान्य महिला से हो जाती है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाट डू से अबाउट द जनरेशन, उनकी जनरेशन के बारे में क्या कहोगे। तो ऑफ कोर्स यहां पे फिर से स्पर्म वो बनेंगे, एक में डिफेक्टिव जीन चला गया H वाला, और दूसरा वाला Y नॉर्मल रह गया। सेम यहां पर भी नॉर्मल क्रोमोसोम जा रहे हैं X वाले, देखें आप। अब फिर से पुनेट क्रॉस बनाए, शॉर्टकट मेथड है ये। अब आप देखें इसको मेल दिस वन और फीमेल को दिस वन। अब मेल क्या है हमारे पास, XH और Y, तो यहां पे वीमन क्या होगी, XX। अब मल्टीप्लाई करें XH इंटू X, तो क्या बना, XH X, देन XH, दिस इज कॉल्ड X एंड Y, ओनली XY आ गया। सिमिलरली XH इंटू X,
देन XY। अब आप देखें आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप ये देखें कि ये दोनों ही इसकी जो डॉटर है दे आर द वेक्टर, दे आर कैरियर, और इसके बेटे दोनों क्या होंगे, नॉर्मल। तो यानी अगर ऐसी शादी हो गई है जहां पे मेल जो था वो रोगी था और उसकी वाइफ जो है वो नॉर्मल थी, तो उनकी जो संतानें हो सकती है उसमें सभी जो लड़के होंगे वो सामान्य होंगे, उनको रोग नहीं होगा, उनको हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन जो बेटियां हैं वो हीमोफीलिया की वेक्टर यानी वाहक बनेगी, वो बीमारी को आगे पास ऑन कर सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। तो आप देखें ये सामान्य मेल हो गए और ये आपके पास क्या हो गए, दैट्स अ वाहक फीमेल, राइट। तो दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने डिस्कस किया सेक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया को, और इसी तरह से एक छोटा एग्जांपल हम और लेते हैं, और दिस एग्जांपल रहेगा हमारा कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो एक बार कलर ब्लाइंडनेस का भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। नाउ यू सी कलर ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको लाल या वर्णांतता भी कह सकते हैं, लाल हरा वर्णांतता के साथ भी हम जान सकते हैं, ठीक है। और इस बीमारी को हम दूसरा नाम है डेल्टोनिज्म, इसको हम डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है डाल्टोनिज्म कि डाल्टोनिज्म किस रोग को कहा गया। तो डू रिमेंबर डाल्टोनिज्म जो इट इज जो कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म कह सकते हैं, बिकॉज परमाणु विज्ञान का जनक, हमने पिछली क्लास में बताया, लास्ट क्लास में, कि परमाणु विज्ञान का जनक जो डाल्टन था वो खुद भी रोगी था, कलर ब्लाइंड था, इसलिए उसके नाम पर डाल्टोनिज्म रखा गया इसका नाम। अब इस रोग के अंदर क्या होता है, पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर, और स्पेशली रेड एंड ग्रीन कलर। कारण क्या होता है कि उसकी लाल और हरा वे दोनों कलर अगर कॉन्ट्रास्ट में रखे जाते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, लेकिन दोनों कलर अगर दूर दूरी पर रखे जाते हैं तो वो आसानी से उनको डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि यानी इस बीमारी में क्या होता है, तो इसमें पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर इन कॉन्ट्रास्ट, यानी नजदीक रख दिया तो उस दौरान नहीं कर पाता, बट इफ द कलर्स आर टोटली सेपरेट तो ही और शी कैन डिफ्रेंशिएट द कलर्स। अब इसका आपने देखो, ये जो डिफेक्ट है इज वेरी कॉमन इन द सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन रोग होता है, और बहुत से जो मेल हैं, अगेन वही चीज है, इसके अंदर भी मेल दे आर सफरर, और वीमेंस जो है इन केस में अधिकतर सब जगह ये वाहक होंगी। अब कोई बार क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो अधिकतर जो मेल है उनमें ये रोग पाया जाता है, और लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता उनको ये रोग है, लेकिन पता कब चलता है, जब वो कभी डीएल बनवाने जाते हैं। आप देखो जब आप डीएल बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आपको लर्निंग के दौरान आपको एक जो कार्ड दिए जाते हैं हाथ में, जहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स बने होते हैं, और आपसे कहा जाता है कि इसमें नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है या कौन सी आकृति है। अगर आप बताते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिक्कत आती है लाइसेंस बनने में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में कि हम क्यों इसकी जांच करवाते हैं। कारण यही है कि अगर आपको रेड लाइट से ग्रीन लाइट का पता ही ना चलेगा तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ये टेस्ट डीएल के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा जितने भी जो आर्मी से रिलेटेड जॉब्स या कुछ जो होते हैं जिसमें कलर कोडिंग या रेलवे की जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो उसको दिक्कत आती है जॉब के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसको हम समझें। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो क्या रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर एक कलर ब्लाइंड महिला की शादी, यानी अगर हम आगे चलें, ये XX है महिला, और सपोज अगेन दिस जीन इज रिलेटेड विद द X क्रोमोसोम, अगर उस पर प्रेजेंट है एक, तो इसको हम C फॉर कलर मान के चल दें। C फॉर कलर, ये नहीं कि इसकी शेप C जैसी है, जस्ट वी एज्यूम दैट कि सपोज C फॉर कलर, C फॉर द कलर डिफेक्टिव जीन हो गया, और इट इज एसोसिएटेड ऑन द X क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम पे अटैच होता ही है। अगर यहां पर ये कंसेप्ट है तो यहां पर महिला क्या होगी, शी इज वाहक होगी, यानी कैरियर या वेक्टर। तो अब ये है। दूसरी ओर जो मेल है, सपोज वह यहां पर भी अगर सेम C से डिफेक्ट है, तो अब यहां पर अगेन द मेल इज डिजीज्ड, यानी मेल जो है वो कलर ब्लाइंड मेल है, उसको कलर ब्लाइंड है।
अब क्वेश्चन ये है कि इफ अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिड टू द कलर ब्लाइंड वेक्टर फीमेल, या एक कलर ब्लाइंड जो मेल है उसकी शादी जो है एक ऐसी महिला से हो जाती है जो कि कलर ब्लाइंड की या उसकी एक या डाल्टोनिज्म की वेक्टर है या वाहक है, देन व्हाट यू से अबाउट देयर जनरेशन, आप उनके रोगों जनरेशन के बारे में क्या कह सकते हो, क्या वो रोगी होंगी या नहीं होंगी, इसका पता लगाया जा सकता है। तो करना कैसे, आपको इस बात को समझिएगा। इसके लिए आपके पास सिर्फ वही चीज, क्योंकि जब ये सेक्सेस बनाएंगे वीमन या मेल जब बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा, तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रेगेशन मेंडल का जो नियम है फॉलो होगा। जीन्स और सेपरेट हुए थे क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम डिफेक्टिव जो था ये अलग हो गया और नॉर्मल क्रोमोसोम अलग हो गया। अब नाउ दिस इज डिफेक्टिव क्रोमोसोम और दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, डिफेक्टिव क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, नॉर्मल क्रोमोसोम अलग हो गया आपका। अब फिर से क्रॉस बना लेते हैं हम, जल्दी से क्रॉस बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें एक्स से, अब जैसे हम बात करते हैं, दिस इज फॉर द मेल और दिस इज फॉर फीमेल। अब ये नहीं कि मेल ऊपर या फीमेल, कोई भी आप लगा सकते हैं जैसे मर्जी, आपको शॉर्टकट टेक्निक वहां पे यूज करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको जल्दी से इसको क्वेश्चन को करना है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से इसे गैमेट्स बना दिए, तो ये ओवा बन गया आपके पास और ये स्पर्म बन गए, ठीक है। अब जल्दी से बनाया आपने एक्स सी वाई और नाउ एक्स सी एक्स, मल्टीप्लाई करो एक्स सी इंटू एक्स सी, देन एक्स सी, आप देखें वाई, सेम एक्स सी एक्स, देन एक्स वाई। तो अब आपके सामने देखिए फिर से वही चीज है कि हाफ ऑफ द जनरेशन, यानी कि ये लड़का भी रोगी है, ये लड़का रोगी है, क्योंकि ये लड़का भी रोगी है, लड़की भी रोगी होगी, यानी इसका सन एंड डॉटर, या दूसरे शब्दों में कहीं हाफ द जनरेशन इज डिजीज, आधी जनरेशन की रोगी है। और बाकी इसका जो लड़का है सामान्य मेल है, ये सामान्य सन है, इसका नॉर्मल है। और यहां पर जो इसकी डॉटर है दैट मीन्स वो क्या होगी, वाहक, यानी वेक्टर डॉटर है। तो इसका भी ऑप्शन वही आएगा, हाफ ऑफ द जनरेशन डिजीज होगी, आधी जनरेशन रोगी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर एक डिजीज्ड की शादी अगर मान के चलते हैं एक सामान्य मेल से हो जाती है, तो अब क्या रहेगा हमारे पास, शॉर्टकट में इसके गैमेट्स बना लें, एक्स वाई एक्स सी, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स सी एक्स, देन एक्स सी वाई, देन एक्स सी एक्स, देन एक्स सी। तो अगर ये मैरिज हुई है तो आप देखें इसके जो लड़के होंगे वो सारे सभी क्या होंगे, रोगी। ऑल द सन आर डिजीज, जबकि इसकी जो सभी बेटियां होंगी वो क्या होंगी, दे आर वेक्टर। इसके जो डॉटर्स हैं वो सभी वेक्टर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन आपको अगर दिया जाता है तो आप बहुत जल्दी से इसको कर सकते हैं। आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और आप याद करें पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर उस पर ध्यान दें तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थोड़ा सा इनको अच्छे से करें। सो हमने यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोमल डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको खत्म किया। इसके बाद हम बात करेंगे अब दैट इज एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। एक्वायर्ड डिजीज में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल को हम फोकस करेंगे। अब नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कम्युनिकेबल डिजीज, यानी एक्वायर्ड डिजीज में हम कम्युनिकेबल डिजीज को पहले ले रहे हैं, ठीक। एक्वायर्ड डिजीज, दैट इज उपार्जित रोग, उपार्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग की बात करेंगे। आपको बताया था ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल, दैट इज कॉल्ड संचारित,
अदर इज नॉन कम्युनिकेबल, विच मीन्स असंचारित। सो हमारे पास दो तरह के डिजीज हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सो दीज आर द टू डिफरेंट डिजीज। ठीक है, दो हमने टाइप्स किए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संचारित रोगों के बारे में। संचारित, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई टोल्ड यू द कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज टू द हेल्दी पर्सन वाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यानी ऐसी बीमारियां जो कि एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में सीधे या परोक्ष माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, उन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल कहते हैं। जैसे कम्युनिकेट किया जाता है ना, आप भाषा प्रेषण करते हैं, तो भाषा प्रेषण करते हुए हम प्रेषित करते हैं भाषा को। तो देखा होगा कि हम आपस में दो लोगों के बीच में हम बोलते हैं, दूसरा बंदा हमारी भाषा समझ जाता है। यानी मैंने क्या किया, भाषा की हमने कम्युनिकेट की। ठीक है, तो दैट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो वही चीज यहां पर भी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो चीज का पहुंच जाना। जैसे हमारा संवाद किसी व्यक्ति से होता है तो हमारी बात वो जल्दी समझ जाता है, उसी प्रकार से जो ये डिजीज होती हैं वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मोड। यानी ऐसी चीजें, ऐसे रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी माध्यम से संचारित नहीं होती हैं, वह बीमारी कहलाएगी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल के लिए अधिकतर जो नॉन कम्युनिकेबल है, दे हैव अ इंट्रिंसिक फैक्टर उनके लिए काम करेंगे। यानी उनके ही शरीर में कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, यानी उनको मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ जाएगा, उनके खान पान में बदलाव आ जाएगा, उनको जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण उनके अंदर रोग पनपने शुरू हो जाते हैं और वो रोगी हो जाते हैं। ठीक है, या अगर हम दूसरे शब्दों के कि वो उनके अंदर अंगों में त्रुटियां आने लग जाती है, अंग खराब होने लग जाते हैं, तो वह, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो व्यक्ति जिसको रोग हो गया, वो अपना रोग किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से संचारित नहीं करेगा। यानी अगर मान के चले, बताया था आपको, किसी को मोतिया हो गया तो हम क्या अपनी आंखें बचा के रखें कि हमें मोतिया ना हो जाए? नहीं, हमें अपनी आंखें बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोतिया उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आंखों की कमजोरी आ गई है, उसके अंदर यूवी की ज्यादा मात्रा होने के कारण उसकी आंखों में जो है मोतिया की लेयर बन गई है, कैटरेक्ट हो गया है। तो लेकिन वो बीमारी को किसी और व्यक्ति को पास ऑन नहीं करेगा। जब बीमारी को पास ऑन ही नहीं करेगा तो यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी का रोग होगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेबल के बारे में, स्पेशली पहले कम्युनिकेबल को फिनिश करेंगे लेके, फिर देन उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल पे आएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, कम्युनिकेबल जैसे एज आई टोल्ड यू कम्युनिकेट होता है, यानी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब जब वो कम्युनिकेट होगा तो उसको कम्युनिकेट होने के लिए उसको माध्यम चाहिए। जैसे फिजिक्स की भाषा में समझे, अगर हम किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे बीच में माध्यम होता है। माध्यम क्या होगा? एयर हो सकती है। ठीक है, अगर एयर ना हो तो हमारी भाषा दूसरे तक पहुंचेगी नहीं। साउंड की प्रोपगेशन के क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ठीक है, तो जैसे माध्यम चाहिए वैसे ही इनके प्रोपगेशन के लिए भी, बीमारियों के भी संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम जो होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बीमारियां पास ऑन होंगी। तो अब जो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो जनरेट होता है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे। बहुत से अगर एग्जाम्स आपने दिए भी होंगे और आपने देखा होगा जो पीसीएस एग्जाम्स आते हैं उसके अंदर आपको बहुत बार क्वेश्चन मिला होगा कि किसी बीमारी का नाम लिख दिया जाता है और कहा जाता है ये बीमारी का संचारण किस माध्यम से है। तो पहला जो क्वेश्चन है संचारण माध्यम से जुड़ा होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बीमारी का पैथोजन पूछा जाता है कि बीमारी को किस रोगाणु के द्वारा होती है। बैक्टीरिया के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है, या कृमि के द्वारा होती है, अमीबा के द्वारा होती है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एग्जामिनर के मूड पे निर्भर करेगा। वो कई बार क्वेश्चन जो देता है वो बीमारी तो दे दी और बीमारी के साथ पूछ लिया इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, द नेम ऑफ पॉजिटिव एजेंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, या